हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यन सिंह। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 9 की साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ में। इसमें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में दाब परिवर्तन के प्रभाव क्या क्या होते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी पदार्थ का ताप में परिवर्तन करें, जैसे उसका ताप में वृद्धि कर दें या कमी कर दें, तो उससे क्या क्या फ़र्क पड़ता है पदार्थों पर, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि अगर कोई पदार्थ है उसके दाब में परिवर्तन करेंगे, यानी हम मान सकते हैं कि दाब को बढ़ा दें तो क्या परिवर्तन होगा, या घटा दें दाब को तो क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे दाब परिवर्तन के जो हमारे प्रभाव होंगे उनको डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे पदार्थ होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के ही होते हैं। जो मेन हम पढ़ते हैं ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, अब हमारे पास कोई पदार्थ ठोस रूप में होगा तो अगर उस पर हम दाब लगाएंगे या दाब कम करेंगे तो क्या क्या परिवर्तन होंगे, या फिर हमारे पास पदार्थ गैस रूप में होगा, उस पर हम दाब बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो गैस होती है उसमें जो पदार्थ के कण होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, और जो हमारे पास ठोस होता है उसमें जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे के काफ़ी पास पास होते हैं। और जो हमारा द्रव होता है वो उसमें जो हमारे पदार्थ के कण होते हैं वो गैसों की अपेक्षा पास होते हैं, लेकिन ठोसों की अपेक्षा जो होते हैं वो थोड़ा सा दूर होते हैं। ठीक है, तो ठोस, द्रव, गैस क्या होते हैं पदार्थ के कणों के आधार पर, ये आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक गैस है जिसमें हमारे जो पदार्थ के कण हैं काफ़ी दूर दूर हैं। ठीक है, एक फ्लास्क में यहाँ पे गैस के कण भरे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस पर एक प्रकार का हम दाब लगाते हैं, यानी हम दाब में वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, हम इस पर एक दाब लगाते हैं जो कि मान लेते हैं दाब में वृद्धि करी, इसको और प्रेशर किया, तो दाब जब हम लगाएंगे तो उसके पास क्या होगा कि जो इसके जो कण हैं पदार्थ के वो थोड़ा थोड़ा सा पास आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए दाब लगाया है, मान लेते हैं यहाँ पे दाब लगा के हमने दाब में क्या कर दी है, वृद्धि कर दी है। थोड़ी सी दाब में हमने वृद्धि करी तो ये पदार्थ के जो कण थे वो एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, जिससे ये जो हमारी गैस थी वो किस में बदल जाएगी, द्रव में बदल जाएगी। तो दाब में अगर हम वृद्धि करेंगे तो जो हमारा गैस वाला पदार्थ होगा वो किस में बदल सकता है, द्रव में बदल सकता है। और इसी द्रव वाले में हम क्या करते हैं, और दाब लगाते हैं और दाब में वृद्धि करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, दाब में वृद्धि करते हैं, यानी जो हमारे पास द्रव बन चुका है उसमें भी हम क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो इसके जो हमारे पदार्थ के जो कण हैं वो और पास पास आ जाएंगे। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे और पास आ गए तो ये हमारा ठोस में बदल जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर हम दाब में वृद्धि करेंगे तो जो गैस वाली हमारी पदार्थ होगा वो द्रव में बदल जाएगा, और अगर हमारे पास द्रव वाला पदार्थ है तो वो किस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। ठीक है, इसके विपरीत क्या होगा, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है और उसके दाब में हम क्या कर दें, कमी कर दें। मान लेते हैं ये हमने यहाँ पे दाब लगाया हुआ है, इस दाब को हटा दें तो ये जो हमारे पदार्थ के कण हैं वो थोड़ा थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, तो वो हमारे द्रव अवस्था में बदल सकते हैं। और दाब को अगर हम कम कर दें, यानी और हम दाब में कमी कर दें तो वो हमारे गैस में बदल सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि दाब वृद्धि करके हम एक गैस को द्रव बना सकते हैं और द्रव को ठोस बना सकते हैं, और उसी प्रकार से दाब में कमी करके ठोस को द्रव बना सकते हैं और द्रव को गैस बना सकते हैं। तो ये जो हमारा होता है दाब का प्रभाव पड़ता है पदार्थ की अवस्थाओं पर। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए जो हमने लिखा है आप पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि पदार्थ की भौतिक अवस्था को दाब बढ़ाकर या घटाकर भी परिवर्तित कर सकते हैं। दाब घटने या बढ़ने से पदार्थ के कणों के बीच की दूरी भी घट जाती है या बढ़ सकती है। हमने वही बताया कि अगर दाब बढ़ाएंगे तो जो पदार्थ के कण होंगे वो पास पास आ जाएंगे, मतलब उनके बीच की दूरी घट जाएगी, और अगर दाब हम कम करेंगे तो पदार्थ के कण एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे और उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वही यहाँ पर बात लिखी हुई है। अतः पदार्थ की अवस्था दाब बदलने पर बदल सकती है। दाब बढ़ाकर गैस को हम द्रव में, हमने आपको बताया था गैस को हमने क्या में बदला था, द्रव में बदला था, तथा द्रव को ठोस में बदला था। ठीक है, ठोस को क्या, द्रव को किस में बदला था, ठोस में। इसी प्रकार से दाब को अगर हम कम कर दें तो ठोस हमारी द्रव में बदल जाएगी, जो ठोस थी हमारी द्रव में बदल जाएगी, और कम कर दे तो द्रव हमारी किस में बदल जाएगी, गैस में बदल जाएगी। तो ये होता है दाब का प्रभाव हमारी पदार्थ की अवस्थाओं पर। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक परिभाषा आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ जिसका नाम है संघनन, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम संघनन के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसके हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है पदार्थ का गैसीय अवस्था से। गैस का मतलब है गैस में हमारे जो कण होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, और गैसीय अवस्था क्या हो जाए, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, जो पदार्थ के कण हैं वो थोड़ा थोड़ा सा क्या आ जाए,
पास पास आ जाए। ये हमारे पास मान लीजिए क्या है, गैस है, और ये हमारे जो क्या है, द्रव है। तो जब कोई पदार्थ की जो अवस्था गैसीय अवस्था है और वो गैसीय अवस्था से क्या बन जाए, द्रव अवस्था बन जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। और इसको बदलने के हमारे पास दो तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे जो गैस होती है उसमें पदार्थ के कण दूर दूर होते हैं, और द्रव में जो पदार्थ के कण होते हैं वो पास पास होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दाब में हम क्या कर सकते हैं, दाब में हम चाहे तो वृद्धि कर दें। दाब ज़्यादा करेंगे तो जो पदार्थ के कण होंगे वो पास पास आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है द्रव में बदल जाएगा। या फिर एक और चीज़ होती है, अगर हम ताप में कमी कर दें, दाब में वृद्धि है तो उसकी जगह पे क्या करते हैं, अगर हम ताप में कमी कर दें तो जो हमारी गैस होगी वो काहे में बदल जाएगी, द्रव में बदल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अगर आपको गैस को द्रव में बदलना है तो आप दाब में वृद्धि करिए या फिर क्या करिए, ताप में कमी करिए। तो अगर हम ताप में कमी करके गैस को द्रव में बदल रहे हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन। ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी भी गैस का हम ताप में कमी करके उसे द्रव में बदल रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, संघनन कहेंगे। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, पदार्थ का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। इस प्रक्रिया में जो वाष्प होगी, वाष्प का मतलब है हमारी जो गैस होगी, वो ठंडी सतह के संपर्क में आती है। ठंडी का मतलब है टेम्परेचर कम किया जाता है। कोई चीज़ ठंडी तभी होगी जब उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो यानी हम वाष्प को इस ऐसे मतलब ऐसे स्थान पर रखेंगे जहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अर्थात इसको हम ठंडे वातावरण में रख रहे हैं। ठंडे का मतलब है इसके टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो संघनित हो जाएगी और पानी की बूंदें बन जाती हैं। तो जो वाष्प होती है उसको हम ठंडे वातावरण में रखेंगे तो जो वाष्प होगी वो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। तो आई होप आपको संघनन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है वाष्पीकरण, उसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन के बारे में। तो वाष्पीकरण को हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जब अब हमारे पास कोई जल होगा उसको उसके क्वथनांक बिंदु पर गर्म करेंगे या क्वथनांक बिंदु से अधिक ऊपर ताप पर गर्म करते हैं तो जो हमारा वाष्प जल होता है वो वाष्प में बदल जाता है। यानी जल जो हमारा बेसिकली जल होता है, आपको पता है कि जो जल होता है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। अगर हम टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से और अधिक बढ़ाते जाएंगे तो जो जल होगा वो वाष्प में बदलने लगता है। तो कहने का मतलब है कि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो जल का क्वथनांक बिंदु होता है। यानी इसी पॉइंट पर जो होता है जल वो उबलने लगता है और इसके ऊपर और टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वो वाष्प में बदल जाता है। तो जल को वाष्प में बदलने के लिए हमें टेम्परेचर अधिक रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा वाष्पीकरण है वो अलग प्रकार क्या है, यहाँ पे अगर हम जल का क्वथनांक अगर ज़्यादा नहीं भी रखें तो भी जो हमारा जल होगा वो वाष्प में बदल जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया। पहली बात तो जो हमारा वाष्पीकरण है वो सतह पर होता है, यानी कोई सरफेस पर होगा, जिसमें द्रव पदार्थ में जो होंगे सतह के कण का क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर आपको वाष्प में बदलना है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लाना होगा। लेकिन यहाँ पर सतह प्रक्रिया में जो वाष्पीकरण है उसमें आप क्वथनांक बिंदु से नीचे के टेम्परेचर पर भी आप जो है जल को वाष्प में बदल सकते हैं और इसी को हम वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या था कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम यानी क्वथनांक बिंदु पर हम जो टेम्परेचर पर गर्म करते थे तब जाके वो वाष्प में बदलता था। लेकिन यहाँ पर जब सतह की बात होगी तो सतह में क्या होगा कि अगर हमारा क्वथनांक बिंदु से नीचे का भी टेम्परेचर है तो भी जो हमारा जल होगा वो वाष्प में बदल जाता है। आप लोगों ने डेली लाइफ में देखा है कि हम लोग अगर घरों में देखिए, जब हम लोग फर्श पर पोछा लगाते हैं, फर्श मतलब सतह पर पोछा लगाते हैं तो कुछ समय बाद देखते हैं कि जो फर्श है वो सूख जाती है। इसका अर्थ यह है कि जो पानी वहाँ पर हमने पोछा लगाया हुआ था वो पानी जो जल से वाष्प बनकर वहाँ से क्या हो गया है, उड़ गया है। उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। तो आपको पता भी होगा कि जो सतह होगी उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जो होगा वही होगा। उस पर भी वो हमारा पानी जो है वो वाष्प बनकर उड़ गया। इसका मतलब है कि जब भी सतह प्रक्रिया की बात होगी तो क्वथनांक बिंदु से नीचे टेम्परेचर पर भी हमारा जो जल होगा वो वाष्प बन जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला कारक क्या है, सतह का क्षेत्रफल। अब मान लीजिए हमारे पास ये इतनी सतह है और इस पर हमारा क्या है, जल है। तो जितनी सतह पर जल है उतनी वह सतह से क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। अगर हम सतह को बढ़ा दें और हर सतह को बढ़ाने का मतलब है कि इतनी क्षेत्रफल पे मान लीजिए हम अगर पानी को फैला दें तो इतनी सतह से पानी जो होगा वाष्प में बदलेगा। तो कहने का मतलब है कि जितनी आपकी सतह होगी उतना ही आपकी क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। तो अर्थात सतह का क्षेत्रफल हम बढ़ाते जाएंगे तो जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो बढ़ती जाएगी। तो कह सकते हैं कि जो वाष्पीकरण है वो सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण बढ़ता है और सतह का क्षेत्रफल कम करेंगे तो वाष्पीकरण घट जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको भी पॉइंट क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं तापमान। तो तापमान बढ़ाने पर भी वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ती। हमने
पहले भी पढ़ा है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का टेम्परेचर करने की कोशिश करेंगे तो जो जल होगा वो वाष्प में बदल जाएगा। तो यहाँ पर वही बात है कि अगर हम तापमान बढ़ाते जाएंगे तो जो वाष्पीकरण की दर है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है। तीसरा है आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है कि वातावरण में पहले से ही वाष्प यानी जल का मौजूद होना। अब मान लीजिए कि वातावरण में पहले से ही जल है और हमारे पास जो सतह है उस पर पानी है और उसको वाष्प बनना है, तो वाष्प वो तभी बनेगा जब वातावरण में नमी नहीं होगी। जब वातावरण में पहले से ही नमी है यानी पहले से ही जल उपस्थित है, वाष्प उपस्थित है, तो ये जो वातावरण में जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक क्या होगी कि धीमी हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही जब जल हमारे वातावरण में है तो और हमारे पास वातावरण में जल बनाने की जो वाष्प बनाने की जगह होगी वो होगी ही नहीं। तो इस प्रकार से आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण अधिक होगा, यानी जो वातावरण में नमी होगी कम होगी तो ज़्यादा वाष्प बनेगी, अगर आर्द्रता अधिक होगी तो कम वाष्प बनेगी। इसका मतलब क्या है कि वाष्पीकरण की जो दर है वो आर्द्रता के व्युत्क्रमानुपाती है। आर्द्रता आप अधिक रखेंगे यानी नमी ज़्यादा रखेंगे तो वाष्प कम बनेगी, आर्द्रता आप कम रखेंगे तो वाष्प क्या होगी अधिक बनेगी। ठीक है। अगला पॉइंट है जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, लिखा है वायु की गति पर। अब मान लीजिए हमारे वातावरण में नमी है, ठीक है। अब वायु की गति का मतलब है कि आप मान लीजिए हमारे आसपास के जो वातावरण में नमी है वायु की गति है और वायु की गति के साथ जो नमी होगी वो सारी उड़ जाएगी और वहाँ पर नमी बचेगी नहीं। अब जब नमी नहीं बचेगी तो जाहिर सी बात है जो सतह पर जल होगा वो फटाक से क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा और वाष्प बन के वातावरण में फैल जाएगा। तो जब वातावरण में हमारी वायु की गति काफ़ी होती है तो वो आसपास की जो नमी होती है उसको उड़ा ले जाती है। अब नमी को उड़ा ले जाएगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पर नमी नहीं बचेगी और नमी नहीं होगी यानी आर्द्रता नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 इंपॉर्टेंट कारक आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है। अगला लास्ट हमारा टॉपिक है वाष्पीकरण के कारण जो शीतलता होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे वाष्पीकरण से शीतलता का अर्थ क्या है। तो वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान जो हमारे द्रव के कण होते हैं वो अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे आसपास वातावरण क्या है, काफ़ी गर्म है और जो जल होगा वो उस वातावरण से क्या करेगा, एनर्जी ले लेगा यानी ऊष्मा ले लेगा और जब ऊष्मा ले लेगा तो जो वातावरण होगा उसका टेम्परेचर डाउन होने लगेगा और टेम्परेचर डाउन होता जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारा टेम्परेचर कम हो जाएगा और कम हो जाएगा तो जो हमारे आसपास का मौसम होगा, जो वातावरण होगा वो ठंडा हो जाएगा। तो वाष्पीकरण की शीतलता का अर्थ यही है कि जो वाष्प हमारी बनती है, जो हमारे जल होता है, जल कण होते हैं वो आसपास की गर्मी को अब्जॉर्व कर लेते हैं, अब्जॉर्व करके वहाँ से जो वातावरण की से जो ऊर्जा है उसको वहाँ से हटा लेते हैं। अब वहाँ से ऊर्जा यानी टेम्परेचर कम हो जाएगा तो टेम्परेचर कमी पर हमें पता है कि जो हमारा टेम्परेचर कम होगा तो जाहिर सी बात है ठंडा महसूस करेंगे और उसी ठंडे को हम शीतलता कहते हैं। तो वाष्पीकरण की शीतलता यही होती है। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पे जो चैप्टर 1 है ख़त्म होता है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस